मैं डॉक्टर जेल सैनी बीएससी पार्ट थर्ड मैथ्स पेपर फर्स्ट एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का जो टॉपिक है वलय यानी रिंग्स के बारे में बताऊंगा। इसके अंदर हम क्या कि वलय की परिभाषाएं वगैरह कुछ थ्योरम्स है ना, इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह कुछ हम पढ़ चुके हैं। अब हम क्या कुछ और प्रॉपर्टीज़ लेंगे जिसमें क्या थ्योरम्स आती हैं। तो अब ये थ्योरम जो है वो है, सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक क्षेत्र एक पूर्णांकीय प्रांत है परंतु इसका विलोम सत्य हो ये आवश्यक नहीं है। यानी जो भी क्षेत्र यानी जो फील्ड है ना वो क्या होगी, पूर्णांकीय प्रांत यानी इंटीग्रल डोमेन होगी। लेकिन कोई पूर्णांकीय प्रांत है वो क्षेत्र हो ये आवश्यक नहीं है। तो इसको हम यहाँ देख रहे हैं। इसके प्रूफ के लिए हमने ये माना कि जो एफ है एक क्षेत्र है, तब परिभाषा अनुसार जैसे एफ क्या है, एक कर्मिन्मय तत्समकी वलय है जिसमें शून्येतर अवयवों के गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान है। यानी ये क्या है, जो क्षेत्र की जो परिभाषा है ना उसमें ये चीज़ें आती हैं कि वो एफ है ना वो क्या होना चाहिए, कर्मिन्मय तत्समकी वलय, कम्यूटेटिव और कौन सी यूनिटी है ना रिंग ये होनी चाहिए। उसके बाद में जो भी अवयव हैं जो शून्य नहीं हों उनके गुणात्मक प्रतिलोम यानी मल्टीप्लिकेटिव जो इन्वर्सन है वो उसमें होने चाहिए। तो यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि ये जो क्षेत्र है ना एफ, ये क्या है, पूर्णांकीय प्रांत है। आप जानते हैं कि एफ को पूर्णांकीय प्रांत सिद्ध करने के लिए हमें दिखाना होगा कि इसमें शून्य के भाजक विद्यमान नहीं है, क्योंकि पूर्णांकीय प्रांत में क्या होता है, कर्मिन्मय तत्समकी वलय और शून्य के भाजक विद्यमान नहीं है, ये होता है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम ये मान लेते हैं कि जो एफ है ना उसके अंदर दो अवयव हैं ए कोमा बी। किस प्रकार से हैं कि ये ए है वो भी जीरो नहीं है लेकिन ए बी इक्वल टू जीरो, ये यहाँ पर आ गया। उसके बाद में फिर क्या है कि मान लो यहाँ पर जैसे ए जो है वो जीरो नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो एफ है का जो अवयव है ना उसके अंदर उस एक का जो इन्वर्स है ना वो भी क्या है कि इसके अंदर विद्यमान होगा। ये हम यहाँ पर देख रहे हैं। उसके बाद में क्योंकि हम जानते हैं कि एफ में शून्येतर अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान है, इसलिए यहाँ पर देखो ये ए जीरो नहीं है, ए एफ में है, तो इसका इन्वर्स है ना एफ में होगा। अब क्या है कि ए इन्वर्स एफ में है, ए बी इक्वल टू जीरो, तो हमने क्या किया कि इस ए बी इक्वल टू जीरो है ना इसके दोनों तरफ ए इन्वर्स है ना दोनों तरफ लगा दिया, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में। उसके बाद में इसको ए इन्वर्स ए को एसोसिएटिविटी जो है ना उससे बांध दिया, बी इक्वल टू और ए इन्वर्स जीरो इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। जैसे ए जीरो इक्वल टू जीरो होता है ना, पहले हम प्रूव कर चुके हैं। उसके बाद में ए इन्वर्स ए तो ई बी इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज ई क्या तस्मक है, तो यहाँ बी इक्वल टू क्या आ गया, जीरो आ गया। अतः एफ में शून्य के भाजक विद्यमान नहीं है, फलतः एफ क्या एक पूर्णांकीय प्रांत है। अब इसका विलोम देखिए, इसका विलोम सदैव सत्य नहीं होता, अर्थात प्रत्येक पूर्णांकीय प्रांत का क्षेत्र होना आवश्यक नहीं है। इसका एक उदाहरण ले रहे हैं, जैसे वलय है ये जेड प्लस डॉट, ये क्या है, पूर्णांकीय प्रांत है क्योंकि इसमें द्वितीय संक्रिया है वो क्या है, कर्मिन्मयी है, इसका तत्समक भी विद्यमान है। और दूसरा क्या है कि इसके अंदर कोई से वैसे दो अवयव नहीं हैं जिनको गुणा करें तो क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो ये क्या पूर्णांकीय प्रांत है, लेकिन ये क्षेत्र नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जेड के अंदर कैसे वन और माइनस वन है ना, इनके गुणात्मक प्रतिलोम तो विद्यमान है, लेकिन बाकी के इसके अन्य अवयवों के गुणात्मक विद्यमान नहीं है। सॉरी। उसके बाद में फिर हम एक थ्योरम और ले रहे हैं यहाँ पर। वो थ्योरम क्या है, सिद्ध कीजिए कि शून्य के भाजकों से रहित एक परिमित कर्मिन्मय वलय क्षेत्र होता है। यानी शून्य के भाजकों से रहित है और यहाँ पर क्या है, परिमित कर्मिन्मय वलय यानी फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग जो है वो क्या होगी, यहाँ पर एक क्षेत्र होगी। ये हम यहाँ प्रूव करना चाहेंगे। तो यहाँ पर इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या किया कि इसके अंदर
ये मान लिया कि R जो है एक परिमित कर्मिन्वयी वलय है जिसमें शून्य के भाजक विद्यमान नहीं है, लेकिन इस R को क्षेत्र सिद्ध करने के लिए हमें दिखाना होगा कि R क्या है, तस्म की वलय है जिसमें प्रत्येक शून्येतर अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम विद्यमान है। ये चीज़ हम दिखाएंगे इसमें। तो ये दिखाने के लिए हमने ये माना वलय R में निम्न n अवयव हैं, क्योंकि फाइनाइट मानी है ना, तो आपने इसमें क्या कि A1 A2 AN ये n अवयव मान लिए और x बिलोंग्स टू R का कोई सा भी अवयव है ना वो x ले लिया जो 0 नहीं है। तो आप इसमें इस अवयव को लेकर के इन्हीं के अवयवों से अगर इसको गुणा करेंगे तो A1x A2x है ना, इस प्रकार से ANx, ये सभी R के अवयव हैं, सारे R के अवयव आएंगे और कोई भी दो समान नहीं है। क्योंकि अगर मान लो यहाँ पर दो समान ले रहे हैं, जैसे जैसे A1x है A2x है ना, ऐसे ANx, तो इनमें से क्या है कि हमने जैसे एक को है ना इन जनरल है ना AI कह दिया और एक को AJ, तो AIX इक्वल टू AJX, ऐसे दो अवयवों को अगर अपन समान लेते हैं तो क्या आती है स्थिति कि AIX माइनस AJX इक्वल टू 0 है ना, इसको ऐसे लिख दिया। इम्प्लाइज इसके अंदर क्या है कि हमने जैसे AI माइनस AJ इंटू एक्स को बाहर ले लिया इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर क्या है शून्य क्या तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, या तो A माइनस AJ इक्वल टू 0 या x इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ x नॉट इक्वल टू 0 है। क्यों है? क्योंकि R में शून्य के भाजक नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये AI माइनस AJ इक्वल टू 0 है ना, वो होगा तो इससे क्या आ जाएगा AI इक्वल टू AJ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि AI और AJ है ना, अगर आप दो को समान लेते हैं तो AI और AJ समान आएंगे, जबकि हमने माने हैं कि AI भी अलग है और AJ है ना वो भी क्या है यहाँ पर अलग है। अतः सभी अवयव क्या है, भिन्न हैं तथा ये n अवयव R के ही हैं। तो इस प्रकार से हमने क्या लिखा कि R इक्वल टू जैसे ये A1 से A1 A2 से लेकर AN, या ये A1x A2x से लेकर ANx, ये क्या है R के अवयव हो गए। परंतु अब देखो x बिलोंग्स टू R, तो R में एक अवयव AL ऐसा होगा कि, क्योंकि हम जो भी अवयव जो है ना ये, क्योंकि आप क्या है कि x जो है x बिलोंग्स टू R से हमने देखो ये बनाए हैं सारे A1x A2x से लेकर ANx। अब मान लो यहाँ पर क्या है कि मान लो अगर ये अवयव जो x जो भी हमने लिया है तो उसके लिए इस R के अंदर ही एक अवयव है ना, जैसे A1 से A2 A लिए हैं, तो ऐसे कोई AL किस प्रकार से होगा ताकि ALX करें तो वो क्या है x आ जाए, जो माना है ना अपने वो अवयव आ जाए यहाँ पर। चूँकि यहाँ पर R क्या है, कर्मिन्वयी है, तो इसको हमने क्या है कि ALX इक्वल टू x इक्वल टू x AL ये लिख दिया। उसके बाद में यदि कोई अन्य अवयव y बिलोंग्स टू R हो तो इसके लिए भी हमें उसमें AM बिलोंग्स टू R है ना ये मिलेगा। किस प्रकार से कि y इक्वल टू AMX, यानी कहने का मतलब ये है कि इस R के जो अवयव है ना ये A1 से AN, इन्हीं में से, क्योंकि हमने x लेके ये अवयव बनाए हैं, तो इन्हीं में से जो अवयव है ना, जैसे x लिया तो x के लिए यहाँ पर AL इस प्रकार से हो गया तो हमने ये लिखा है। इसी प्रकार से y के लिए वहाँ पर एक AM होगा तो उसको हमने जैसे ये लिखा है। तो इनको लिखने के बाद में फिर यहाँ पर क्या आएगा कि ALY इक्वल टू YAL, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख दिया फिर इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या है इक्वल टू जैसे AL है ना, तो AL की जगह हमने क्या लिखा है यहाँ पर ये सॉरी इसकी जगह हमने y की जगह तो ये क्या लिख दिया यहाँ पर AMX और ये AL इक्वल टू फिर AM और इसको XAL लिख दिया, तो इक्वल टू ये AM है और XAL क्या है यहाँ पर x है ऊपर की तरफ, तो ये क्या आ गया y आ गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे मान लो ALY है या YAL है, इससे क्या आ गया y आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो AL है ना वो R में क्या हुआ, तस्मक अवयव हुआ, आइडेंटिटी हुआ उसकी परिभाषा से। माना हमने AL इक्वल टू 1 मान लिया यहाँ पर, जब आप ये 1 मान लिया तो पुनः 1 बिलोंग्स टू R, तो उसके लिए क्या है कि A बिलोंग्स टू R
ऐसे अवयव हैं कि आप 1 इक्वल टू क्या ए डॉट एक्स इक्वल टू एक्स डॉट ए, ये हम लिखेंगे इसके लिए। परंतु x जो है r का कोई शून्येतर अवयव है, अतः r के प्रत्येक शून्येतर अवयव का गुणात्मक प्रतिबिंब विद्यमान है, फलतः r क्या एक क्षेत्र है। उसके बाद में फिर हमने यहाँ पर डिफाइन करेंगे वलय का अभिलक्षण, करेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिंग क्या होती है। तो r प्लस डॉट एक वलय है यदि n एक ऐसा धन पूर्णांक विद्यमान हो कि n इक्वल टू 0 आ जाए फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r, यानी r के प्रत्येक अवयव के लिए अगर एक के साथ में वो n लगाए ना, जो क्या है धनात्मक पूर्णांक है, तो वो क्या आना चाहिए 0, तो r परिमित अभिलक्षण का वलय कहलाता है। उसके बाद में यदि ऐसा धन पूर्णांक विद्यमान न हो तो r शून्य अभिलक्षण का वलय कहलाता है। यदि r परिमित अभिलक्षण का वलय है तो न्यूनतम धन पूर्णांक n जिसके लिए n इक्वल टू 0 फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r हो तो r का अभिलक्षण कहलाता है वो, ये उसकी परिभाषा है। अब इसमें देखो एक एग्जाम्पल लिया है कि z प्लस 4.4 का अभिलक्षण 4 है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप क्या है कि जैसे n इक्वल टू 0 फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z4, क्योंकि आप जैसे 4 का जो मल्टीपल है ना 4, उसके अंदर अगर a है, आप उसमें जो n की संख्या 4 ले रहे हैं ना, तो उस a के साथ में अगर इंटू करेंगे तो वो पूरा पूरा भाग जाएगा, इसलिए वहाँ पर क्या आ जाएगा, वो 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब न्यूनतम जो अवयव है n इक्वल टू कितना हो गया 4 हो गया, तो इसका अभिलक्षण यहाँ पर क्या आ गया 4 आ गया। उसके बाद में फिर हम क्या किए कि दूसरा एग्जाम्पल वो ले रहे हैं, z प्लस डॉट शून्य अभिलक्षण का वलय है, क्योंकि ऐसा धनात्मक n नहीं है जिसके लिए आप n इक्वल टू क्या कर दें 0 कर दें फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z। फिर है यहाँ पर पूर्णांक के प्रांत का क्षेत्र का अभिलक्षण है ना, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन एंड फील्ड। तो किसी पूर्णांक के प्रांत या क्षेत्र f का अभिलक्षण वह न्यूनतम धन पूर्णांक n है जिसके लिए n डॉट 1 इक्वल टू 0 आ जाए, जहाँ पे 1 क्या है f का गुण संक्रिया के लिए क्या है तस्मक है। यदि ऐसा धन पूर्णांक विद्यमान नहीं हो तो f का अभिलक्षण क्या शून्य कहलाता है। जैसे उदाहरण से आप समझिए, पूर्णांक के प्रांत z7 प्लस 7.7 का अभिलक्षण 7 है, क्योंकि देखिए z7 और प्लस 7 है, इसके अंदर जो 7 है ना वो क्या है न्यूनतम धन पूर्णांक है, जिसके लिए इस 1 की अगर कोटि निकालना तो 7 इंटू 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, वो 0 आ जाएगा। इसलिए इसका जो अभिलक्षण है ना वो यहाँ पर क्या आ गया, ये आ गया 7। उसके बाद में फिर यहाँ पर क्या है, जैसे क्षेत्र q प्लस डॉट है, इसका अभिलक्षण क्या है शून्य है, क्यों है, क्योंकि ऐसा कोई धन पूर्णांक n विद्यमान नहीं है जिसके लिए अपन n डॉट 1 इक्वल टू 0 लिख सके। उसके बाद में फिर हम क्या कि इसके ऊपर एक थ्योरम लेते हैं, किसी पूर्णांक के प्रांत का अभिलक्षण या तो शून्य है या अभाज्य संख्या है, यानी प्राइम नंबर से। उसके बाद में तो हम ये मान लेंगे कि d एक पूर्णांक के प्रांत है और उसका एक अवयव है ना a मान लेंगे, a बिलोंग्स टू d जो 0 नहीं है। यदि मान लो a की कोटि शून्य है तो d का अभिलक्षण शून्य आ ही जाएगा। पुनः यदि d का अभिलक्षण p हो तो हमें सिद्ध करना है कि p क्या है, ये अभाज्य है। तो आप अभाज्य जानते हैं कि जिनमें दो का भाग नहीं जाता। तो यहाँ पर क्या है, तो आपने संभव हो तो अपने मान लिया कि p अभाज्य नहीं है, यानी इसके क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। तब माना कि p को है ना अपने p1 और p2 लिख दिया, जहाँ पे इसका मान जो है ना p1 का मान क्या है कि 1 से बड़ा होगा p से छोटा होगा। जैसे दूसरा p2 का मान क्या 1 से बड़ा होगा p से क्या होगा, ये छोटा होगा। तो अब d का जो अभिलक्षण मान लो यहाँ पर p है, तो परिभाषा के अनुसार क्या लिखेंगे, p डॉट ई इक्वल टू 0 इम्प्लाइज p की जगह पर लिख दिया p1 p2 डॉट ई इक्वल टू 0 इम्प्लाइज। उसके बाद में फिर हमने क्या लिखा है यहाँ पर p1 p2 और इसको e इक्वल टू ओ ई है ना, ये अपन लिख सकते हैं, दोनों तरह है ना, अपने एक ई और लगा दिया तो ओ ई इक्वल टू तो 0 आ जाएगा। इसको अपने क्या p1 डॉट ई डॉट है ना p2 ई है ना, इसे इसको ना अपन मतलब बांध सकते हैं, पैर बढ़ा सकते हैं, इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर क्या है कि या तो p1 इक्वल टू 0 होगा या p2 ई इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर 0।
क्यों? क्योंकि डी में क्या है, शून्य के भाजक नहीं है, अतः डी का अभिलक्षण है ना इक्वल टू या तो P1 होगा या P2। परंतु P1 P2 प्रत्येक P से छोटा धन पूर्णांक है ये, अतः डी का अभिलक्षण P नहीं हो सकता, जो क्या है, असत्य है। अतः P है ना भाज्य नहीं हो सकता, अर्थात P क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो इस प्रकार से हमने के वलय की कुछ प्रॉपर्टीज जो है ना वो हमने पढ़ी है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ जाएंगी। धन्यवाद।